नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जुलाई महीने का पूरा करंट अफेयर का हम निचोड़ आपके लिए लेकर आए ना, तो इस एक क्लास में आपको पूरा जुलाई का जितना भी करंट अफेयर है वो पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि एक पेपर और एक पेन अपने साथ लेके बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है उसे अपने तुरंत लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको अपनी आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, है ना, और मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस लेक्चर में 30 जुलाई तक का जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सब कवर किए गए हैं ना, चाहे वो दिवस से संबंधित हो या फिर किसी सैन्य अभ्यास से संबंधित हो या फिर अभी जो भूकंप आया है उससे संबंधित है। ये भूकंप जो है कल 30 जुलाई को ही आया है ना, तो उसको भी हमने इसमें समाहित किया है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो उपग्रह लॉन्च हुआ है, अभी आज ही ये उपग्रह लॉन्च हुआ है, ठीक, तो उसका भी हमने पूरा इसमें डिटेल्स डाली है। तो पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी परेशानी के। ये है हमारा पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और किस तिथि को मनाया जाता है तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ये बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उनकी संख्या को और बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी सबसे पहले। कब? 2010 में। 2010 में ऐसा क्या हुआ था भैया? एक समझौता हुआ था और समझौते में ये निर्णय लिया गया था कि आज से लेकर 2022 तक हम 2010 की बात हो रही है, ठीक है, तो 2010 से 2022 का हमने लक्ष्य रखा है कि हमें पूरे विश्व में जितने भी बाघ हैं उनकी संख्या का दोगुना करना है। और इस लक्ष्य को भारत ने तो 2022 के पहले ही प्राप्त कर लिया था, है ना। तो थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसकी कि 2010 में सबसे पहले एक समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ये एक टाइगर समिट हुई थी और वहीं पे ये निर्णय लिया गया था कि बाघों की घटती संख्या को देखते हुए हमें इसे दोगुना करना है, 2x2 करना है। और कब तक करना है? लक्ष्य था 2022 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत के साथ किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है ना। ये जो अभ्यास है अभी 28 जुलाई से शुरू हुआ है और लगभग 5 अगस्त तक चलेगा। भारत में ही आयोजन किया जा रहा है इसका, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के साथ किस देश के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है सिंगापुर के साथ मिलकर। ठीक, ये आप यहाँ पे तस्वीर भी देख सकते हैं, है ना। कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? तो ये भारत, हमारे प्यारे भारत के राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। सैन्य स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक, नाम क्या है इसका? सबसे इम्पॉर्टेंट, कितनी बार नाम पूछ लिया जाता है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 इसका नाम है। और ये जो है 14वां संस्करण है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसे नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आयोजन जो है वो 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में किया जा रहा है ना, तो ये कुछ समय और अभी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में 8.8 तीव्रता का भूकंप किस देश के कामचटका प्रायद्वीप में आया था? ठीक, देखिए एक तो ये नाम अब सुर्खियों में आ गया है, कामचटका प्रायद्वीप, है ना। जितनी भी परीक्षाएं हैं आगामी, उसमें इसका भी नाम पूछा जा सकता है कि ये किस देश से संबंधित प्रायद्वीप है, या फिर जो भूकंप है इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो क्या पूछा गया है कि भैया ये जो भूकंप है ये इस क्षेत्र पे आया है और ये कहाँ पर स्थित है, किस देश के अंतर्गत आता है? और ये आता है रूस के अंतर्गत, रशिया के अंतर्गत आता है ये, है ना। देखिए ये कल ही की बात है, 30 जुलाई की बात है। ये भूकंप आया है 8.8 तीव्रता का। ठीक, और ये कहाँ पे आया है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में आया है ये, ठीक है, पैसिफिक ओशन में आया है ये। और ये देखिए ये एशिया, ये जो है रशिया का क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान हो गया, रशिया के जो कुछ द्वीप्स हो गए हैं, यहाँ पे है ये, क्या नाम है इसका? कामचटका प्रायद्वीप। और इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है अभी फ़िलहाल में। लेकिन क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में आया है, प्रशांत महासागर में आया है, समुद्र की गहराई में आया है, ठीक है, 8.8 बहुत ज़्यादा होती है तीव्रता। इसका आशय है कि बहुत सुनामी की संभावना है, हमें देखने को मिल सकती है इन क्षेत्रों में सुनामी जैसी घटना, है ना, क्योंकि समुद्र की गहराई में आया है और विशाल समुद्री लहरें सुनामी के रूप में उठने की संभावना है। लेकिन भूकंप के रूप में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र पर, तो हमें याद रखना है। बाकी जापान में भी इसके प्रभाव देखा जा सकता है ना, तो ये रूस के आधिकारिक क्षेत्र में आता है।
ठीक, अगला है जुलाई 2025 में भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है। ये उपग्रह भी जो है 30 जुलाई को ही लॉन्च किया गया। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है निसार, है ना। ये देखिए निसार इसका नाम है, और किसके साथ संयुक्त रूप से? तो भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से। जाहिर सी बात है, भारत का इसरो और अमेरिका का नासा मिलकर किया गया है। ठीक, अब देखिए ये उपग्रह जो है निसार, इसका फुल फॉर्म क्या है ना। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है इसका? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक, जो कि भारत के इसरो और अमेरिका के नासा की एक संयुक्त परियोजना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भैया ये निसार जो है उपग्रह है, इसका प्रक्षेपण किया क्यों गया है, किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका जो कार्य है भू सतह परिवर्तनों की निगरानी करना। ठीक, मतलब पृथ्वी की सतह पर होने वाली जो भी हलचलें हैं, जो भी परिवर्तन हैं, उनकी निगरानी करना, ऑब्जर्वेशन करना, इसी उद्देश्य से किया गया है। तो कितनी बार प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि निसार उपग्रह का उद्देश्य क्या है ना। जलवायु का आकलन करना, भू सतह का अध्ययन करना, खनिजों का अध्ययन करना। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, भू सतह के परिवर्तनों की निगरानी करना। अब जब ये जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया है, तो किस प्रक्षेपण यान से किया गया है वो भी हम जान लेते हैं। इसका जो प्रमोशन है वो किया गया है GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा। ठीक, ये प्रक्षेपण यान है, लॉन्चिंग व्हीकल है। आपको पता होगा PSLV, GSLV ऐसे अलग अलग प्रक्षेपण यान होते हैं ना। तो GSLV की खासियत क्या है कि इसमें 3 चरण में, ठीक, ये जो होता है हमारा प्रक्षेपण यान वो 3 चरणों में होता है। ठीक, एक में ठोस ईंधन भरा जाता है, एक में द्रव भरा जाता है, और एक में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। ये विज्ञान वाले सेक्शन में जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आप और डिटेल में आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई जेनिफर साइमंस। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है तो पहली और ऊपर से महिला। ठीक, तो महिला हैं, पहली हैं, और कौन? राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है इनका? जेनिफर साइमंस। और ये किस देश से संबंधित है? किस देश में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं सूरीमान की। ठीक है, सूरीनाम की। ठीक, ऐसा पहली बार हुआ है सूरीनाम में कि कोई महिला राष्ट्रपति यहाँ पे बनी है, और ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किस देश में इस्पात कंपनी सेल, ठीक है, SAIL के द्वारा खोला गया है ना। तो हमारी जो सेल है ये सबको पता है कि एक महारत्न कंपनी है ना। तो इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया है। ठीक, कहाँ पे खोला गया है ये? तो ये खोला गया है दुबई में। ठीक, ये याद रखिएगा, आप दुबई में खोला गया है। और ये सेल की अगर हम बात करें तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर सेल की बात आ रही है तो थोड़ा सेल के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, सेल का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड होता है। ठीक, अगर हम बात करें महारत्न कंपनी की, यहाँ पे बात निकली है। ठीक, महारत्न आपको पता होगा 3 श्रेणियाँ होती है। एक महारत्न होती है, ठीक, एक महारत्न होती है, एक मिनी रत्न होती है, और एक नवरत्न होती है। ठीक है, महारत्न, ठीक, एक महारत्न होती है, और एक नवरत्न होती है, और एक मिनी रत्न होती है। ठीक, ठीक, अब ये 3 होती है, इन तीनों की संख्या कितनी कितनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में अक्सर पूछ लिया जाता है। महारत्न की संख्या कितनी होती है भैया? महारत्न जो है वर्तमान में कुल 14 है। ठीक, नवरत्न की बात करें तो 24 है। आपको याद करने में भी आसानी होगी, दोनों के बीच में 4-4 है। ठीक, इसकी संख्या इससे 10 ज़्यादा है। अब आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि नवरत्न जो है उनकी संख्या कितनी है। ठीक, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इकोनॉमिक वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपने आप में। ठीक है, देखिए प्रश्न जो होते हैं हमेशा करंट अफेयर से ही निकल के बाकी स्टैटिक जीके में बनते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि यार स्टैटिक जीके का लेवल ज़्यादा है, लेकिन करंट अफेयर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस से संबंधित जो भी चर्चित मुद्दे होते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न जो है वो स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं। और हमें लगता है कि यार प्रश्न इतना कठिन कैसे आ गया। अगर हम करंट अफेयर से रूबरू रहें, नियमित रूप से पढ़ते रहें और अपनी अवेयरनेस रखें इन चीज़ों के प्रति कि यार ये प्रश्न जो है वो स्टैटिक जीके में कनेक्ट हो सकता है, तो हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं ना। तो आप हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखा कीजिए।
ठीक, तो ये चीज़ हमने देख ली। इसके अलावा आप मुझे बताइए मिनी रत्न की संख्या वर्तमान में कितनी है ना, कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है ये, तो ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है ना, पहली बार कि किसी राज्य में जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ना, और कहाँ पे किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है पराग जैन को किस खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसकी बात हो रही है, पराग जैन की बात हो रही है ना। इनको एक खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो कौन सी एजेंसी है, क्या नाम है उसका, तो इसका नाम है रॉ। ठीक, रॉ की बात कर रहे हैं हम, तो रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक, अगर अब रॉ की बात चलती है तो रॉ का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स होता है ना। ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है और इसका प्रमुख जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप IB की तैयारी करते हैं, SSC वगैरह, उसमें स्पेशली इस तरह का प्रश्न आता ही आता है ना, नियुक्ति से संबंधित। तो प्रमुख नियुक्त किया गया इनको। ठीक, चलिए अगला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति कौन सी है। तो कौन सी है, इसका मतलब है कि अभी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया गया है और उसमें भारत की स्थिति पूछी गई है। तो भारत की स्थिति के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत में वर्तमान में कितनी यूनिकॉर्न है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो तीसरी है ना, तीसरे नंबर पर है। इससे ऊपर कौन से दो देश हैं, तो एक तो है भाई यूनाइटेड स्टेट जो कि टॉप पे है, दूसरा जो है वो चाइना है, और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। ठीक, ये देखिए इसमें वर्तमान में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है, तो 67 है ना, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 67 है। और अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 703 है, और चाइना की जो है वो 340 है ना। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आता है जिसकी संख्या कितनी है, 53 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बन चुका है, अमेरिका और चीन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 1 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 जुलाई की बात चल रही है और यहाँ पे एक से ज़्यादा दिवस बताए गए। मतलब 1 जुलाई को हम 2 दिवस एक साथ मनाते हैं। कौन से हैं वो 2 दिवस 1 जुलाई को मनाए जाने वाले। ठीक, कौन से हैं, तो ये है राष्ट्रीय, ये GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, दोनों 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। ठीक, देखिए GST का तो सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 को हमने GST को लागू किया था, इसलिए GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और याद रखनी है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। कितनी बार हम GST तो पकड़ लेते हैं लेकिन दूसरा ऑप्शन हम पकड़ नहीं पाते हैं ना, तो इसे आप नोट डाउन करते चलिए। अब ये देखिए जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो थे, ठीक, इनकी जयंती पर भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। देश भर में डॉक्टर्स के योगदान को सम्मानित करने के लिए, उनकी जो मेहनत है उसकी सराहना करने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने कौन सा वित्तीय परिवर्तन लागू किया है जो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। अभी रेलवे ने बहुत सारे परिवर्तन किए हमने देखा है ना, तो एक सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बदलाव है, तो वो बदलाव जो है वो ये है कि UPI पेमेंट पर अतिरिक्त कर, ठीक, तत्कालिक टिकट के लिए आधार OTP। ठीक, देखिए ये जो है ये आंसर गलत है, इसका सही आंसर है तत्काल टिकट के लिए आधार OTP अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, ये इसका सही जवाब है, ये गलती से यहाँ पर क्लिक हो गया है। ठीक, इसको आप हटा दीजिएगा। सही उत्तर क्या है कि तत्कालिक टिकट के लिए अब जब बुकिंग की जाएगी तो आधार OTP अनिवार्य कर दिया गया है। हम देख रहे हैं दिन पे दिन आधार का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, तो आधार OTP अनिवार्य कर दिया गया। जुलाई 2025 में रेल विभाग ने तत्कालिक टिकट बुकिंग के दौरान आधार OTP की व्यवस्था लागू की है, जिससे फर्जी बुकिंग पर नियंत्रण मिल सकेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी फ्लड का उद्देश्य क्या है, जिसे जो 2 जुलाई 2025 को CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया। बात किसकी हो रही है, सी फ्लड की हो रही है। ठीक, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो है ये बाढ़ पूर्वानुमान एक प्रणाली है ना। देखिए आपने देखा होगा भी बारिश में बहुत कहीं पे तो क्या है कम बारिश होती है, लेकिन कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि बाढ़ की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है ना।
तो उसी बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए कि भैया यहाँ इस क्षेत्र में इतनी बाढ़ की मतलब बाढ़ की संभावना है और जनमन की ज़्यादा हानि ना हो, उनको सुरक्षित कहीं और पहुँचाया जा सके, इसके लिए ये जो सी फ्लड है ये ऐप है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली प्रस्तुत करना, ठीक। चलिए अगला है हमारा कि किस अफ्रीकी देश ने 2025 में भारत के प्रधानमंत्री को नागरिक सम्मान प्रदान कर भारत अफ्रीकी संबंधों को और ज़्यादा मजबूत किया है ना। अभी हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो अफ्रीकी देशों की यात्रा पे गए थे, है ना। तो कौन सा देश था जिसने हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था, तो वो जो है घाना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सम्मानित करते हुए, ठीक है। उनके देश के जो प्रमुख हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं उनके देश के सर्वोच्च सम्मान से, और सम्मान का नाम क्या है तो वो भी हम आगे जानेंगे, ठीक। तो ये पुरस्कार दोनों देशों के बीच मजबूत होते जो रणनीतिक संबंध है उनका संकेत है। कोई भी देश किसी व्यक्ति को, किसी भी राज प्रमुख को अगर सम्मानित करता है तो जाहिर सी बात है दोनों देश जो हैं वो साथ मिलकर आगे लंबे समय तक कुछ रणनीति पे काम करना चाहते हैं ना। इसीलिए रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस तरह के आप देखते हैं हमेशा प्रयास किए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जुलाई 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी को घाना के द्वारा कौन सा शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया। हमने देखा घाना पे गए थे, अब उस सम्मान का नाम क्या है वो भी हमें देख लेना चाहिए ना। तो क्या नाम है उसका, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। आप यहाँ पे लास्ट में जो है घाना तो लिखा है, देखिए 2-3 इस तरह के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप एक बार अगर इसको लिख के देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस क्या होता है लंबे लंबे नाम होते हैं तो कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है, क्या नाम है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 15 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस ऐतिहासिक योद्धा की प्रतिमा का अनावरण पुणे स्थित एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में किया, ठीक। तो किस योद्धा की प्रतिमा की बात हो रही है, तो जो योद्धा थे उनका नाम था पेशवा बाजीराव प्रथम, है ना, इनकी बात हो रही है। मराठा साम्राज्य के एक बहुत ही महान योद्धा, मेरे ख्याल से हर कोई जानता होगा, और इनकी जो फिल्म थी बाजीराव मस्तानी वो हर किसी ने देखी होगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, और उसी को सम्मानित करने के उद्देश्य से इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक। पेशवा बाजीराव प्रथम, इनका जो कार्यकाल था अगर देखें हम तो ये जो है 1720 से लेकर 1740 तक, ठीक, 1740 तक महज 20 वर्षों तक, देखिए 20 वर्षों तक इन्होंने किया। और अगर इनके जन्म की बात करें तो 1700 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक। मतलब महज 40 वर्षों का इनका जीवन था, लेकिन इन्होंने इतिहास के पन्नों पर ऐसी छाप छोड़ी कि ये अमर हो गए, ठीक है। 40 साल क्या 400 साल भी जो है इनको भुलाने के लिए कम है, इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता इतिहास के पन्नों से, ठीक। तो ऐसा इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जुलाई 2025 को पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पेशवा बाजीराव प्रथम की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, है ना। और उनके जो भी उनकी युद्ध नीति थी, अखंडता, नेतृत्व, मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उनको जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2025 में हाल ही में राज्यसभा के लिए नामित 4 सदस्यों में शामिल नहीं थे, है ना। तो देखिए अब जैसे ही हमने ये प्रश्न पढ़ा है तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अभी 4 सदस्यों को नामित किया गया है, ठीक। 4 सदस्यों को नामित किया गया है। 4 मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे 4 सदस्य है ना, तो 4 राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। 4 देखिए यहाँ पे लिखा है 4 सदस्य, ठीक। तो इन 4 सदस्यों को नामित किया गया और उसमें से एक कौन नहीं है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भैया 4 कौन हैं, है ना। अब ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और विशेषकर अगर इनमें से भी कोई महिला सदस्य हो तो उसका नाम तो भैया बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन इसमें से नहीं है, तो जो नहीं है वो है रघुराम राजन, ठीक। ये जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। और अभी जो 60 सदस्य हैं उसमें से हम देखिए जान लेते हैं कि एक तो जो है महिला सदस्य, उनका नाम है मीनाक्षी जैन जो कि एक शिक्षाविद हैं। दूसरे जो है वो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं जो पूर्व राजनयिक हैं। तीसरे जो है वो उज्ज्वल निकम हैं, एक सरकारी वकील हैं। और चौथे जो हैं वो सी सदानंद मस्ते हैं जो कि भाजपा उपाध्यक्ष केरल से हैं। ये वो 4 सदस्य हैं जो कि भाजपा के सदस्य होंगे, है ना। अब देखिए भाजपा के क्या, माफ़ कीजिए, राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक। अब देखिए ये जो 4
होते हैं, राज्यसभा की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमने देखा कि राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 245 सदस्य होते हैं अगर हम सदस्यों की बात करें, ठीक। तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, और हम सबको पता है कि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो कोई भी सदस्य जो होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है ना, 6 वर्षों का। लोकसभा में 5 वर्ष का, यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। और अगर इनकी हम बात करें कि जो इनकी पद की समाप्ति होती है, तो हर 2-2 साल में ऐसा होता है कि 1/3 जो सदस्य होते हैं वो उनका कार्यकाल पूर्ण होता जाता है। इस प्रकार से राज्यसभा का पूरा मैनेजमेंट चलता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें राज्यसभा को भैया जो होते हैं मुख्य जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ना। और अभी आपने देखा कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो अभी बहुत जल्दी हमें हमारे नए उपराष्ट्रपति भी देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है 2025 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, और किसने जीता है, यहाँ पे विंबलडन की बात हो रही है। विंबलडन से हमको क्या समझ में आता है भैया, एक बहुत बड़ा टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, है ना। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे पूरे साल भर में 4 बड़े टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो 4 हैं अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। कौन से 4 हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले हमें बताना है कि विंबलडन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है इस बार, और किसने जीता है, तो ये जीता है जानिक सिन्नर ने, ठीक। ये देखिए इस बार आपको एक नया नाम सुनने को मिल रहा है। ये सारे नामों से तो आप परिचित होंगे, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, ठीक है, इन सब से आप परिचित होंगे। लेकिन इस बार आपको एक नया नाम याद करना होगा जो कि है जानिक सिन्नर। एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि भैया विंबलडन जो होता है वो टेनिस टूर्नामेंट है। ऐसे ही 4 कुल टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। जैसे कौन सा होता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक। ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया टेनिस टूर्नामेंट होता है सबसे पहले, ठीक। क्रम के हिसाब से मैं बता रही हूँ, पीछे से आगे की तरफ आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद करने में दिक्कत हो। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे की बात करें तो फिर होता है फ्रेंच, ठीक। फ्रेंच टूर्नामेंट होता है टेनिस टूर्नामेंट। उसके बाद जो तीसरे क्रम का होता है वो होता है विंबलडन, ठीक है, विंबलडन होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर यूएस ओपन होता है, ठीक, यूएस ओपन। ये इस प्रकार से 4 होते हैं। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन, और चौथे नंबर पे होता है यूएस ओपन। और अभी और 3-3 महीनों के अंतराल में होता है, ठीक है, 1 साल में। तो अभी जो है वो तीसरे क्रम का विंबलडन हुआ है, और उसके बाद अभी यूएस ओपन होगा इस साल के अंत तक, है ना। तो इस प्रकार से अब जब हमने महिला ये देखिए इनकी तस्वीरें हैं, ठीक। इसके बाद अगर हमने अगर विंबलडन पुरुष खिलाड़ी देख लिया है तो हम महिला खिलाड़ी के बारे में भी देख लेते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने विंबलडन महिला एकल फाइनल में डबल बैगल से जीत हासिल की। अब डबल बैगल क्या होता है भैया, 6-0 6-0 से हरा दिया है सामने वाले को, देखिए कितनी बड़ी जीत है ना। तो कौन सी खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी का नाम क्या है, तो इनका नाम है इगा स्वियातेक, ठीक। ये भी एक नया नाम है, इगा स्वियातेक, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक। ये है इनकी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं हम कि जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, और कौन सी धरोहर है ऐसी जिसे हमारी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, है ना। ये देखिए इसे शामिल किया गया है, और इसको शामिल करने के बाद अब भारत में यूनेस्को स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, ठीक। यूनेस्को की संख्या कितनी हो गई है, तो कुल हो गई है 44, ठीक। देखिए अभी तक कितने थे, 43 थे, एक और शामिल कर दिया गया है, इसी के साथ 44 हो चुकी है। और ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं, है ना। अब देखिए कुल कितने हैं, ये कुल 12 हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक। ये इस प्रकार से ये हमारे जो मराठा धरोहर है एक तरीके से, ठीक। और उसी कुल अलग अलग जो है इसमें 12 आते हैं, है ना। तो उन सबको शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और सैन्य इतिहास और वास्तुकला की समृद्ध विरासत को ये दर्शाता है भारत की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल करने के बाद भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, है ना। तो अब आपको बताना है कि कितने हो गए हैं। तो ये जो है अभी हाल मैंने आपको बताया कि कुल 44 हो चुके हैं वर्तमान में, ठीक। चलिए आप मुझे कमेंट में बताएं कि जो सबसे पहला था वो कौन सा था।
हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्यों? क्योंकि पहली बार में 4 स्थलों को एक साथ शामिल किया गया था भारत से, है ना। तो इसके लिए एक हमने अलग से एक लेक्चर भी बनाया था, कौन सा? यूनेस्को के ऊपर। उसमें सारे जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं उनको पूरा अच्छे से लिस्ट के माध्यम से बताया गया है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप जाकर उसे भी देख सकते हैं ना। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 44 हैं। पहले जो 4 थे वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक विरासत विविधता को ये दर्शाता है, ठीक। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया है? और कौन सा किया गया है? तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, इंदौर को घोषित किया गया है। अभी देखिए, इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण के जो रिजल्ट आए हैं उसमें एक और नई कैटेगरी बनाई गई है, और उस कैटेगरी में कुछ ऐसे शहरों को शामिल किया गया है जो लगातार स्वच्छता में अव्वल आ रहे थे ना। और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी शहर अभी काफ़ी पिछड़े हुए हैं स्वच्छता के मामले में, आपको उन्हें गाइड करना है, काउंसलिंग करना है और उन्हें ऊंची श्रेणी में लेकर आना है ना। काफ़ी अच्छी पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो अभी इस बार जो है वो इंदौर इसमें प्रथम आया है, ठीक। देखिए आप, इंदौर की ये तस्वीर है राजवाड़ा पैलेस की। 2024-25 में लगातार 8वीं बार, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ये 8वीं बार है जब वो प्रथम आया है ना, सबसे स्वच्छ शहर के मामले में। और क्यों? इसकी स्वच्छता का कारण क्या है? तो इसका स्वच्छ शहर बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया, और ये इसकी सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक भागीदारी में निरंतर उत्कृष्टता के कारण ही ये अव्वल है ना। चलिए अगला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस राज्य को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? अभी हमने शहर देखा, अब हमें राज्य देखना है, और राज्य की बात करें तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक। चलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्रों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कौन सी नई प्रणाली शुरू की गई है जिसमें शीर्ष शहरों को मेंटोर की भूमिका में रखा गया? अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया गया, वो कौन सी श्रेणी है? तो श्रेणी का नाम है सुपर स्वच्छ लीग, है ना। इसी श्रेणी के तहत कुछ ऐसे शहर जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको अपने से जो छोटे शहर हैं स्वच्छता के मामले में उन्हें आगे लेकर आना है ना, अपनी बराबरी पर लेकर आना है, ठीक। चलिए, और देखिए इसके लिए अलग अलग कैटेगरी भी बनाई गई है। पुरस्कार किस आधार पे दिया गया है कि जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है उस श्रेणी में सबसे ऊपर अव्वल जो है वो इंदौर आया है, और इंदौर को इस स्वच्छता ये जो है सुपर स्वच्छ लीग, इसमें टॉप पर रखा गया है और इसको ये जिम्मेदारी दी गई है ना। उसके नीचे है सूरत, फिर नवी मुंबई और विजयवाड़ा। ऐसे ही जहाँ पे 3 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी है वहाँ पे टॉप किया है नोएडा ने। फिर उसके बाद 3 से 50,000, फिर 50 से 20,000 और 20,000 से नीचे, ऐसे अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, और भारत से, है ना, वो भी भारत से, ठीक। तो ये हमारे जो भारत का बहुत बड़ा उपलब्धि है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो कौन सा है ये? यूपीआई की बात हो रही है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक। चलिए, तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है ना। इसमें ये बताया गया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है अब दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया, और जून 2025 में इसने लगभग 24.3 लाख करोड़ के 18.39 अरब लेन देन किए हैं, ठीक। इतने ज़्यादा लेन देन थे ये कि ये पूरे विश्व के रियल टाइम ट्रांजैक्शन का लगभग 50% हिस्सा रखता है ना। इसीलिए इसे जो है यहाँ पे इस श्रेणी में शामिल किया गया है, मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना गया है ना। चलिए, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में भारत के किस गांव को देश का पहला डिजिटल नॉमेड गांव घोषित किया गया है? भारत का पहला, देश का पहला, ठीक, देश का पहला डिजिटल नॉमेड गांव घोषित किया गया, और कौन सा है? तो ये याकतेन सिक्किम है ना। याकतेन, ये नाम आप याद रखिएगा, सिक्किम का गाँव है। और क्या है इसकी खासियत? ठीक, ये देखिए बहुत ही सुंदर गांव है, और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे
पहला डिजिटल नॉमेड घोषित किया गया है जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट सेवा दी जाएगी, पावर बैकअप है ना, कार्य अनुकूल होम स्टे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे ये दूरस्थ काम करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया है ना। इसीलिए आपको याद रखना है याकतेन गांव, सिक्किम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में लंदन में किस भारतीय महापुरुष की एकमात्र ऑयल पेंटिंग जिसे उन्होंने स्वयं के लिए बैठकर बनवाया था लगभग 1.7 करोड़ में नीलाम हुई है, यानी कि 1.25 करोड़ में ये नीलाम हुई है, अपनी जितनी भी उसकी वैल्यू मतलब अनुमानित मूल्य की 3 गुना ज़्यादा में नीलाम हुई है ना। और कौन थे वो महापुरुष, किसकी ये पेंटिंग थी, तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी की ये तस्वीर थी जिन्होंने खुद बैठ के बनवाया था। तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, ये वो तस्वीर थी, ठीक, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है वर्तमान। चलिए, और देखिए इसे 1931 में बनवाया गया था उनके द्वारा, और किसने बनाया था, क्लेयर लैंगटन ने बनाई थी इसको। और ये ऑयल पेंटिंग गांधी जी की एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जिसे उन्होंने खुद बैठकर बनवाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए वर्तमान में कहाँ पर है, ये तो लंदन में है ना, ये लंदन में है अभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में किस दुर्लभतम जंगली बिल्ली की 20 वर्षों बाद पहली बार तस्वीर ली गई है, यानी कि एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और लगभग 20 वर्षों के बाद हमें इसकी एक तस्वीर देखने को मिली है। तो क्या इस प्रजाति का क्या नाम है बिल्ली की, तो इसका नाम है कैराकल। ठीक, कैराकल नाम है इसका। और बिल्ली की बात करें तो ये देखिए ये बिल्ली है, बहुत ही बाकी बिल्लियों से अलग आपको दिखाई देगी, विशेषकर इसके जो कान है ना। चलिए, तो ये जो बिल्ली है ये मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ पर देखी गई है ना। और ये जो क्षेत्र है ये चीता, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत एक संरक्षित क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने अपने राष्ट्रीय चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु को घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। ठीक, एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने जो नागरिक हैं उनके मत देने की आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है, और वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक, ब्रिटेन की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ, तो इसने ऐसा किया है और ये एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है या फिर बदलाव है। ठीक, और इसका जो असर है इनके आगामी जो चुनाव हैं उन पर देखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ब्रिटेन का है, इंग्लैंड वगैरह। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप मैप में। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने ये ऐतिहासिक जो सुधार है अपने देशव्यापी चुनावों के लिए वोटिंग एज को 18 से घटाकर कितना कर दिया है, 16 वर्ष कर दिया है। हालांकि ये जो कदम है ये 2029 के आम चुनाव से लागू होगा, है ना। अब देखिए भारत ने भी ऐसा रिफॉर्म लेकर आए थे ना, और कब लेकर आए थे और कितनी आयु थी, क्या आपको पता है? देखिए भारत में जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 61st अमेंडमेंट जो हुआ था कब हुआ था, 1989 में हुआ था ये। ठीक, 1988 के समय पे ये प्रोसेस शुरू हुई थी। वैसे हालांकि 1989 इसको अमेंडमेंट कहा जाता है। अब इस समय पे भारत में जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसको कम करके 21 से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये पॉलिटी से जुड़ी हुई चीज़ है। अब क्योंकि ये जो है इस तरह की चीज़ उठी है तो हो सकता है एग्जामिनर के मन में आए कि चलो भारत का पूछ लिया जाए, तो ये प्रश्न निकल के पॉलिटी में बन जाएगा, है ना। तो यही स्मार्ट स्टडी होती है कि क्वेश्चंस को हम इंटरलिंक करें, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और स्मार्टली स्टडी करें, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालें, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये 61st अमेंडमेंट था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस पारंपरिक व्यंजन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना, और उस व्यंजन का नाम क्या है, तो उसका नाम है केर संगरी। ठीक, ये व्यंजन है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये व्यंजन कैसा दिखता है, ये देखिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं ना। तो जब भी किसी व्यंजन को या फिर किसी भी चीज़ को जीआई टैग दिया जाता है तो उसका उद्देश्य ये है कि पहली चीज़ तो उस जो भी व्यंजन है या फिर जो भी वस्तु है उसमें कुछ एक विशेष गुण है और उस जगह से संबंधित उसमें कुछ विशेष जुड़ाव है, कुछ विशेष खासियत है जो हमें और कहीं शायद ही देखने को मिले, है ना। और उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हम ये कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया जाता है। ठीक, तो ये वहाँ की विशेष खासियत होती है और ये व्यंजन विशेषकर राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है और ये विशेष खासियत रखता है। कहाँ से ये मेनली जो है थार मरुस्थल के केर और सांगरी से बनाई जाती है ना, तो थार मरुस्थल क्षेत्र में विशेषकर ये पाया जाता है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है ना। और ये टैग स्थानीय किसानों और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करता है और
ठीक है। तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है कि स्थानीय किसान और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करता है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में किसे यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और किसे किया गया है, तो ये किया गया है यूलिया स्विरिडेंको को। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है, महिला है और यूक्रेन की महिला प्रधानमंत्री बनी है। तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक, अगर ये जो है ये प्रधानमंत्री बनी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की है। ठीक, देखिए यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण यूक्रेन जो है वो लगातार हमेशा चर्चा में रहता है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक, और अभी नई नियुक्त हुई है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो ये नाम आप याद रखिएगा, यूलिया नाम है इनका, है ना, स्विरिडेंको। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्विरिडेंको। ठीक, स्विरिडेंको तो ये 17 जुलाई 2025 को इनका जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया इनको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसका 32वां संस्करण जुलाई 2025 में आयोजित हुआ है। ठीक, तो 32वां संस्करण की बात कर रहे हैं भारत और सिंगापुर के बीच में, है ना, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सिम्बेक्स। ठीक, देखिए इसको याद रखना आसान होगा आपको क्योंकि सिंगापुर और इंडिया शुरुआत ही दोनों देशों के नाम से हो रही है, सिम्बेक्स। ठीक, चलिए ये जो है नौसेना अभ्यास है ना, अभी शुरू में हमने देखा था सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ था वो थल सेना अभ्यास था, और ये जो है नौसेना अभ्यास है, इसका नाम क्या है, सिम्बेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया और किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो है लीला अबोलेला को सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही उत्कृष्ट जो लेखक होते हैं उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, और इसकी खासियत क्या है देखिए मैं बता देती हूँ। पहले आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं लीला जी की, है ना। ये देखिए इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो पुरस्कार है ये एक स्कॉटिश राइटर को दिया गया है, और ये जो भी जिसे भी ये मिलता है वो जो एक इंग्लिश साहित्य के लिए ही दिया जाता है ना, पहली चीज़, और दूसरा ब्रिटेन में ही रह रहे लेखक को दिया जाता है। ठीक, तो इसकी दो खासियत है, पहला आपने इंग्लिश में लिखा हो, दूसरा आप ब्रिटेन में रह रहे हो। ठीक, तो उसे ये मिलता है। अगला है भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया, कौन बन गए हैं, ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है शतरंज से संबंधित, है ना, तो कौन बन गए हैं अभी, तो ये बन गए हैं हरिकृष्णन ए। ठीक, ये इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ठीक, चेस के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई को ये बने हैं। ठीक, चलिए अगला है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है, और किसने जीता है, यूनाइटेड नेशन का जनसंख्या पुरस्कार है भैया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है, तो ये हमारे भारत से वर्षा देशपांडे जी ने जीता है, और ये रही इनकी तस्वीर। क्यों जीता है इन्होंने, ऐसा क्या किया है इन्होंने, तो भारत में जनसंख्या जो है नियंत्रण के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोगों को जा जाकर अवेयर करना, उसके बारे में समझाना, इतना बड़ा जो दारोमदार है अपने कंधे पर उठाया है, और उसी को सम्मानित करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो नाम याद रखिएगा, वर्षा देशपांडे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए 11 जुलाई को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो 11 जुलाई को ऐसा क्या था, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो एक ही प्रश्न में से हमने दो फैक्ट याद कर लिए, एक तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा किसे मिला है ये पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो कौन बन गई है, सोनाली मिश्रा बन गई है। ठीक, ये सवाल आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आप लिख कर रख लीजिए, ये देख सकते हैं आप इनकी तस्वीर। अगला है आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है ना, तो आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली की बात हो रही है, और ये विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे भी ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा। ठीक, डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। और इसके अलावा अगर हम देख लें कि ये जो इंडियन आर्मी ने आकाश प्राइम सरफेस टू एयर, ठीक, इसकी खासियत क्या है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ना, और ये इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, है ना। चलिए ये एक ट्रायल जो है वो लद्दाख में किया गया है, लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर, है ना, इससे ज़्यादा की ऊंचाई पर किया गया है, और एक ये इंडिजीनियस सिस्टम है जिसमें डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक, तो आपको नाम याद रखना है आकाश।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीग्राफ्स मैजिक स्किल्स अवार्ड जो है वो जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? यहाँ पे भी पहली भारतीय, ठीक, खिलाड़ी, और उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दीपिका शेरावत, ठीक, दीपिका शेरावत। अब अगर हम दीपिका शेरावत जी की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित हैं? देखिए आप अगर इनके हाथ में देखेंगे तो आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि ये जो है हॉकी से संबंधित है ना। तो वुमेन हॉकी प्लेयर हैं दीपिका जी, और ये पॉलीग्राफ्स मैजिक स्किल इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड जो है पाने वाली पहली भारतीय विनर बनी है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार 2026 से किसे 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक, कौन से पुरस्कार की बात हो रही है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 की बात हो रही है, और इससे जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? पेन जो है हमारा थोड़ा सा मोटा है, ठीक। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को, है ना, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इन्हें सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है भाई? ऐसा क्या किया इन्होंने कि इन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बात तो ये हमारे यूनियन एजुकेशनल मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, और इन्हें ये अवार्ड जो है एजुकेशन के क्षेत्र में सुधारों और इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ये दिया गया है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो सुधार किया उसके लिए दिया गया है। मुझे लगता है अभी हमारी शिक्षा में और ज़्यादा सुधार होने की आवश्यकता है। जो शिक्षा नीति लागू हुई थी वो किस स्तर तक, ज़मीनी स्तर पे लागू हुई है? आप मुझे खुद कमेंट में बताइए कि अभी किन सुधारों की आवश्यकता आपको लगती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना कहाँ शुरू की गई थी, और कहाँ शुरू की गई थी ये? तो ये की गई है गुजरात में, है ना। अभी देखिए इसका उद्देश्य क्या है? ये पहली है क्योंकि भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। जो जनजातियाँ होती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उनको उचित पोषण नहीं मिल पाता है और बहुत सारी बीमारियों से वो घिर जाते हैं। तो रक्त से होने वाली जो बीमारियां होती है वो आनुवांशिक रूप से फिर बढ़ती जाती है, जैसे थैलेसीमिया हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गई, रक्त से संबंधित बीमारियां। तो उनकी तह तक जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, किन पोषक तत्वों की कमी है, क्यों आनुवांशिक रूप से ये बढ़ रही है, उन सब की जांच के लिए ये जो पहल है, ये परियोजना है, ये लाई गई है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? गुजरात से हुई है ना। ये देखिए आप देख सकते हैं, ठीक। DNA जो है उस पर रिसर्च किया जाएगा इसमें। तो ये जो है इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात, ठीक, ये इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2025 को किसे प्रदान किया गया है? ठीक, ये जो है राष्ट्रीय है ना, तो राष्ट्रीय, ठीक, राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2025 को किसे प्रदान किया गया है? अब देखिए ये जो होता है हर 5 साल में एक बार दिया जाता है। ये अभी 2025 है तो समझ आइए कि 2015 में पहला दिया गया था, उसके बाद 20 में दूसरा और 2025 में भी तीसरा दिया जा रहा है। और हर 5 वर्षों में एक महिला और एक पुरुष को ये दिया जाता है, यानी कि 2 व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है। तो इस बार भी 2 को दिया गया होगा। क्या नाम है उनका? एक तो है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और दूसरे हैं कैनेडी ओडेट, ठीक, ये 2 नाम हैं। आप 1-2 बार लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ब्रेंडा और कैनेडी, ठीक। अब अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी की तो हमें एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है, ठीक, मानव अधिकारों की रक्षा। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और इनका जो 18 जुलाई है, ठीक, वो इनकी जो जयंती है उसे मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। चलिए अब देखिए ये जो है इनकी तस्वीर है, ठीक है, कैनेडी है और दूसरे जो हैं ब्रेंडा है, ठीक, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब बेहदियन खलाम, ठीक, इसे एक साथ आप पढ़ सकते हैं कि बेहदियन खलाम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है मेघालय में, ठीक, इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, देखिए बहुत बड़े स्तर पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? मेघालय में बेहदियन खलम उत्सव है ये। और ये एक डांस फेस्टिवल होता है, ठीक, ये डांस फेस्टिवल है और हर साल कब मनाया जाता है? जुलाई के ही महीने में मेघालय में जयंतिया हिल्स में मनाया जाता है ये, ठीक। और ये जो फेस्टिवल होता है मुख्यतः एक तो पनार और एक जयंतिया, ये दोनों ट्राइब जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक, जुलाई के महीने में हर साल।
अगला है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पारंपरिक ज्ञान, ठीक। और पारंपरिक ज्ञान में भारत का कोई मुकाबला नहीं है ना। तो ये पारंपरिक ज्ञान लाइब्रेरी वाला लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये इंडिया बन गया, हमारा प्यारा भारत बन गया। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे भारत का जितना भी परंपरागत ज्ञान है जो हमने संजो कर रखा है वो आने वाली सारी पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके, पूरी दुनिया उसको समझ सके, उसका सदुपयोग कर सके, इसके लिए ये पहल की गई है ना, ठीक। तो ये जो है ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है दूसरों तक पूरी दुनिया को पहुंचाने के लिए है ना। चलिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें ट्रेडिशनल जो मेडिसिन्स होती हैं उनको दुनिया तक पहुंचाने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए ये चीज़ की गई है, ठीक। अब कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है ना। अब देखिए, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये तस्वीर भी देख सकते हैं। प्रतिवर्ष कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए कारगिल का युद्ध मेरे ख्याल से सबको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1999 में, है ना। और उस समय पे लगभग 2 महीने लगातार 60 दिन तक ये युद्ध चला था और भारत की विजय हुई थी। तो उसी विजय 26 जुलाई के दिन ये विजय हुई थी और उसी विजय को स्मरण करने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए 26 जुलाई को, और जो हमारे शहीद थे उनके सम्मान में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो विजय थी, विजय का उद्देश्य ये भी है कि जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय, है ना, कारगिल में विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। किसकी बात हो रही है, ट्रैकोमा की बात हो रही है भैया। ट्रैकोमा जैसे ही शब्द हमारे दिमाग में आता है तो एक चीज़ हमारे सामने आती है, जीवाणु जनित रोग, ठीक। जीवाणु जनित एक रोग होता है ये, ठीक है, जीवाणु से होने वाला एक रोग होता है। और ये रोग जो है, क्या रोग है ये, तो ये आँखों में होने वाला एक रोग है, ठीक। इसमें आँखें जो होती है पूरी लाल लाल हो जाती है। अगर आप सर्च करेंगे ट्रैकोमा का तो आपको एक तस्वीर नज़र आएगी, है ना, तो वो चीज़। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है, और ये किया गया है सेनेगल को, ठीक। ये देश अब ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो चुका है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर जिक्र निकला है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ी चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है भैया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य के लिए मानक तैयार करता है, स्वास्थ्य संबंधी सहायताएं उपलब्ध करवाता है। अभी हमने देखा जब अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, उस समय पे सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो जितनी भी गाइडलाइंस है वो सब जारी की थी। तो सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, जेनेवा में है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक। उसके अलावा एक चीज़ और निकल कर आती है 7 अप्रैल। अगर इस तारीख को हम देखें तो इस तारीख को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना। मेरे ख्याल से सबको पता है, अगर नहीं पता है तो सर्च कीजिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और कमेंट में ज़रूर बताइए इस चीज़ को, ठीक। तो ये चीज़ हो गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्गापुर और कोलकाता के बीच किस पाइपलाइन जो है खंड का उद्घाटन किया, और किसका किया है, तो इसका नाम है ऊर्जा गंगा पाइपलाइन का, ठीक। तो ये चीज़ है। अगला है, अगर हम देखें तो हाल ही में ASI के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया लुंगफुन रोपुई, ठीक। इस जगह ये जो जगह है राष्ट्रीय स्मारक जिसे घोषित किया गया है वो किस राज्य के अंतर्गत आती है, तो पहली चीज़ तो ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस जगह को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ऐसी क्या विशेषता है इस जगह की, उससे पहले जान लेते हैं कि ये किस राज्य के अंतर्गत आती है, तो ये आती है मिज़ोरम के अंतर्गत, है ना। और ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आप गूगल पे सर्च कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ये जो क्षेत्र है लुंगफुन रोपुई, ये एक महापाषाणकालीन स्थल है जहाँ पे एक ऐसी नक्काशियाँ प्राप्त हुई है पाषाणकालीन, जहाँ पे अलग अलग आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं नक्काशी के रूप में, है ना। बहुत सुंदर सुंदर है, अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। तो ये नक्काशीदार पत्थरों के लिए ये प्रसिद्ध है।
अगला है कि किस भारतीय संस्थान ने प्राचीन मोडी लिपि को पढ़ने और देवनागरी में परिवर्तित करने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? कौन सी लिपि? मोडी लिपि। ठीक, मोडी लिपि की बात हो रही है। तो किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। अभी ये क्या मोडी लिपि क्या है, ये एआई मॉडल क्या है, तो ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, मोडी लिपि जो होती है इसका उपयोग मध्यकाल में मराठी को लिखने के लिए किया जाता था। अब उस समय पे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं ना, और उन्हें समझने के लिए, पढ़ने के लिए और देवनागरी में परिवर्तित करने के लिए दुनिया का पहला, है ना, ऐसा नहीं कि भारत का, भैया दुनिया का पहला, ठीक, दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है। और किसने किया है? तो आईआईटी रुड़की ने किया है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला है, गुजरात में किस देश की रिफाइनरी को रूस के ऊर्जा क्षेत्र के संबंध रखने के कारण यूरोपीय संघ के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? और कौन सी है ऐसी रिफाइनरी, मतलब किस देश की है जो रूस से संबंध रख रही है और किसके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यूरोपियन संघ के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, और ये है भारत। ठीक, भारत की प्रतिबंधित कर दिया गया। चलिए, अगला है कि प्रायद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है जिसे प्रशासन रक्षा उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करने की योजना बना रहा है ना? तो लक्षद्वीप का ऐसा द्वीप पूछा जा रहा है, तो कौन सा है वो? तो ये है बित्रा द्वीप, है ना। ये देखिए, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, कितना सुंदर है, और इसको प्रशासनिक रक्षा उद्देश्यों के लिए क्या किया जा रहा है? अधिग्रहित करने की योजना बनाई जा रही है ना। तो ये नाम जो है, ये शब्द, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बित्रा द्वीप पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि आईएनएस संध्याक ने हाल ही में किस देश के पोर्ट क्लैंग पर अपना पहला बंदरगाह कॉल किया है? यानी कि आईएनएस संध्याक जो है वो पहली बार किस देश के दौरे पर गया है? एक सर्वे के लिए, है ना। तो किस देश के दौरे पे गया है? तो ये मलेशिया गया है ना। ये देखिए, आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं आईएनएस संध्याक की। नाम भी याद रखा कीजिए, कितनी बार क्या होता है कि नाम आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि मलेशिया के दौरे पर कौन सा गया है? तो आईएनएस संध्याक। ठीक, चलिए अगला है कि भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल फ्लैग डे। ठीक, तो किस तिथि को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय झंडा दिवस? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक, नेशनल फ्लैग डे। अब देखिए, हमारा प्यारा भारत, हमारा जो झंडा है वो हमारा गर्व है, और 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान सभा के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे स्वीकार किया गया था, और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 15 अगस्त को फिर हमने इसे मान्यता दी थी, है ना। तो इसलिए 22 जुलाई के महत्व को बताने के लिए नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है कि कौन सा देश 2027, 29 और 31 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी करेगा? और कौन करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है? आर्द्रभूमि की बात हो रही है, वो भी कौन सी? क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमि की। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब अगर आर्द्रभूमि की बात होती है तो हमें याद रखना चाहिए कि आर्द्रभूमि को लेकर सबसे पहले रामसर समझौता जो है कहाँ पे हुआ था? ईरान में हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था ये। ठीक, ये चीज़ भी हमें याद होनी चाहिए। उसके अलावा भारत में कुल आर्द्रभूमि जो स्थल हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 91 हो चुकी है। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा था, और आपका जो राज्य है उसमें कुल कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं? ठीक, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। ठीक है, तो दुनिया में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमि जो है वो अफ्रीका में है, ये हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में मिग-21 जेट विमानों की जगह कौन सा विमान लेगा? है ना, तो किसकी जगह लेने की बात चल रही है? मिग-21 की। और अब जगह कौन लेने वाला है? तो वो लेने वाला है तेजस MKLA। ठीक, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए अगला है पीयूष गोयल के द्वारा घोषित भारत EFTA मुफ्त व्यापार समझौता। ठीक, EFTA मुफ्त व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होगा? और किस तारीख से लागू होगा? तो ये लागू होगा अक्टूबर 1, 2025 से। ठीक, ये मुक्त व्यापार की बात हो रही है, और ये भारत और ब्रिटेन के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता है। इससे आयात निर्यात में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, भारत को भी और ब्रिटेन को भी। ठीक, चलिए
अगला है कि इसरो की योजना के अनुसार भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। ठीक, अब देखिए इससे एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि इसरो जो है अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है और किस सन तक वो बना के तैयार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2035 तक, 2035 तक का लक्ष्य रखा है हमने, है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा और हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो हमारे अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर अंतरिक्ष का पूरी जाँच करेंगे या फिर जो भी उन्हें खोजबीन करनी है वो वहाँ पर करेंगे। अभी तक जो है एक जो अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि सब विभिन्न देशों का संयुक्त रूप से है, जैसे अमेरिका, रशिया, इन सब का मिलकर बना हुआ है ना। एक पुराना प्रोजेक्ट है 1999 में उसको बनाया गया था। उसी में जा कर के जितना भी, जैसे अभी हमारे जो एस्ट्रोनॉट थे सुभांशु शुक्ला, ठीक है, वो भी उसी पर गए थे। ठीक, तो अभी वर्तमान में जो इसरो जो बनाने की तैयारी कर रहा है वो कब तक बनेगा, 2035 तक। ठीक, चलिए अगला है कि सारल वीजा 2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है। और सारल वीजा जो है एक उत्सव है, ठीक, एक त्यौहार है जो कि किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया जा रहा है तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है और किया गया है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जैसे नृत्य हो गए, संगीत हो गया, अलग अलग कंपटीशन किए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से अलग अलग जो भी कलाएं होती हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। काफ़ी बड़ा उत्सव होता है जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया है, तमिलनाडु में। नाम याद रखना है आपको, सारल वीजा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा किस भारतीय बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक चुना गया है ना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, है ना, तो कौन सा है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI की बात हो रही है और पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो SBI है ये बहुत ही पुराना है ना। सबसे पहले तो इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, उसके बाद जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 में तब ये बना SBI। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इकोनॉमी से ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग वाले सेक्शन में ये बनता है ना। तो चीज़ें हमेशा इंटरलिंक होती है। अभी SBI चर्चा में आया, हो सकता है बैंकिंग में ये पूछ लिया जाए कि SBI का कब राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, इंपीरियल बैंक के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप हमेशा चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ें तो काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। अगला है कौन सा देश जो है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा, और कौन सा करेगा, तो ये करेगा भारत, है ना। फीडे शतरंज विश्व कप की बात हो रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं ना। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85 से बढ़कर कि आप कौन सी हो गई है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पिछली बार तो भैया 85 थी, अभी कौन सी हो गई, तो अब हो गई है 77, है ना। और टॉप पे कौन है इसमें, तो इसमें सिंगापुर जो है वो टॉप पे। चलिए अगला है जुलाई 2025 में भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर का कौन सा संस्करण दिया गया, और कौन सा संस्करण दिया गया, तो ये दिया गया AH-64E, है ना। ये जो संस्करण है ये दिया गया, ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं। अगला है ASI, ठीक है, GRSE के द्वारा कोलकाता में लॉन्च किए गए 8वें और अंतिम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर, ठीक है, क्राफ्ट का नाम क्या है। ठीक, तो ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि कोलकाता में लॉन्च किए गए 8वें और अंतिम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, ये आपको बताना है, और इसका नाम है अजय। ठीक, नाम बड़ा सिंपल है और प्रश्न बड़ा उलझा हुआ है ना, लेकिन आपको याद रखना है सबमरीन की बात हो रही है तो अजय है। चलिए अगला है किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, और किसने लिया है ये, तो ये लिया है तमिलनाडु ने लिया है। ठीक, हॉर्नबिल की बात हो रही है भैया, देश में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, अगर आपको पता हो तो। एग्जामिनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पसंदीदा प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन वो तमिलनाडु में नहीं मनता है ना, वो जो बनता है वो बनता है नागालैंड में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक बार KBC में भी ये प्रश्न आ चुका है। चलिए अगला है L&T एनर्जी ग्रीन टेक के द्वारा स्थापित किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा पानीपत हरियाणा में, है ना, यहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक, L&T की बात हो रही है। अगला है भारत में राष्ट्रीय प्रसार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को।
ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दिवस से संबंधित हमने 4 से 5 प्रश्न देख लिए हैं ना। पहले 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, उसके बाद फिर 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है वो हमने देख लिया, 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है। अब लाइन से आपने जितने भी दिवस पढ़े हैं वो सब कमेंट में आप लाइन से लिख दीजिए ताकि आपको याद हो जाए और कितनी सीरियस आप लेक्चर को पढ़ रहे हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, भारत के किस मोबाइल एप्लीकेशन को सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री की श्रेणी में स्विस 2025 चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। और ठीक, तो किस मोबाइल एप्लीकेशन को मिला है, माफ़ कीजिएगा, किस मोबाइल एप्लीकेशन को मिला है, तो ये मिला है मेरी पंचायत ऐप को मिला है ना। ये नाम आप याद रखिएगा। वैसे मेरे ख्याल से एलिमिनेट करने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये आसान है। ठीक, चलिए, तो मेरी पंचायत ऐप। अगला है 2025 पॉली किमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है ना। तो ये जो टूर्नामेंट है, कौन से टूर्नामेंट की बात हो रही है, कुश्ती टूर्नामेंट की, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये किया गया है बुडापेस्ट हंगरी में, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए अगला है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे वार्षिक व्यापार में $34 बिलियन की वृद्धि की संभावनाएं हैं। ठीक, संभावना होगी। किस देश के साथ मिलकर किया है, सबसे पहली बात तो कौन सा मुक्त व्यापार समझौता है ये, है ना। क्या अभी हमने इसके बारे में बात भी की थी, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इससे क्या होगा कि हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दोनों को कर से छूट मिलेगी, हमें भी और ब्रिटेन को भी। ठीक, चलिए अगला है कि प्रसाद ता मुएन थॉम जो है, ये देखिए ये नाम है एक मंदिर का कि प्रसाद ता मुएन थॉम थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर स्थित किस मंदिर परिसर का हिस्सा है ये, है ना। अभी आपको पता होगा थाईलैंड और कंबोडिया इन दोनों के बीच में सीमा विवाद काफ़ी ज़्यादा चरम पे है, बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। ठीक, तो ये जो सीमा विवाद है इसके कारण हमने देखा कि एक मंदिर, और सबसे ज़्यादा ये सीमा विवाद है एक मंदिर को लेकर चल रहा है ना। इस मंदिर से ही शुरुआत हुई है और वो शिव जी का मंदिर है। तो वो जो मंदिर है उनकी भाषा में उस मंदिर का नाम क्या है, और उस मंदिर का नाम है ता म्यून टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये देखिए ये मंदिर है, आप इस मंदिर की तस्वीर भी देख सकते हैं। ये यूनेस्को स्थल के अंतर्गत आता है, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है ये। चलिए अगला है कि 24 जुलाई को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण कौन करेगा, है ना। तो कौन करेगा, 24 जुलाई को अनावरण हो चुका है ये। ठीक, किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा ये किया गया है। ठीक, चलिए अगला है, किस देश ने दोबारा यूनेस्को छोड़ने का फैसला किया है जबकि उसने 2 साल पहले ही दोबारा इसमें शामिल हुआ था ये। अगर इस तरह की बात होती है तो देखिए इसका जो जवाब है वो है यूनाइटेड स्टेट। काफ़ी लंबे समय से वो जो है इन चीज़ों का, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित कोई समझौता हो या फिर यूनेस्को विश्व धरोहर से संबंधित हो, वो हर चीज़ों से जो है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कौन है, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है। अगला है HLVM3 किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है ना। तो ये क्या है HLVM3, पहले मैं बता दूं कि ये जो है इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। HLVM3 जो है, जैसे आपने सुना होगा PSLV, GSLV, ये हमारे प्रक्षेपण यान होते हैं, इसरो के द्वारा विकसित किए गए, है ना। तो पहला जो है वो सबसे पहले इसरो के द्वारा स्वदेशी प्रक्षेपण यान जो विकसित किया गया था वो SLV था, फिर PSLV, फिर GSLV, और अब लाया जा रहा है HLVM3, है ना। अब इसकी खासियत क्या है कि देखिए अभी तक हम जो प्रक्षेपण यान भेजते थे PSLV, GSLV, वो जो उपग्रह होते थे उनको अंतरिक्ष में लेकर जाते थे और वहीं पे फिर जो प्रक्षेपण यान होता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन जो HLVM3 है, इसकी ये खासियत है कि ये उपग्रह के साथ साथ मानव को भी अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये लेकर जाए और फिर लेकर आए। तो इसके लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है, ऐसा प्रक्षेपण यान इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है जो मानव को लेकर भी जाए, लेकर भी आए और बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त ना हो। और इसका सबसे ज़्यादा महत्व हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे,
कहाँ पे देखने को मिलेगा हमको? गगनयान प्रोजेक्ट में, ठीक। तो गगनयान में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसीलिए हम इसको विकसित कर रहे हैं और अभी ये ट्रायल में है ना, तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि GSLV में जो है क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। अब जो HLV M3 है इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे और पूरी डिटेल जो है इसके बारे में कि कौन सा ईंधन होता है इसमें, क्या इसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसका जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन रेटेड, ठीक है, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक। इसको भी आप याद रखिएगा, कितनी बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। चलिए अगला है कि भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है और कहाँ पे किया जा रहा है ये? तो ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। चलिए अगला है WTA टूर सर की सिंगल्स मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई हैं और कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं वीनस विलियम्स, ठीक। इनका नाम विलियम्स आपने सुना होगा, सेरेना विलियम्स उन्हीं की बहन है ये, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, ठीक, वीनस विलियम्स जो है वो WTA टूर सर की सिंगल्स मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने 2025 में, ठीक। तो उम्र कितनी है इनकी? 45 है ना। और इस उम्र में इन्होंने 2025 में वॉशिंगटन ओपन में पहले राउंड में ही 23 वर्षीय, ठीक, किसको? पैटन स्टर्न्स को, ठीक। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इनका नाम याद रखना है ना। चलिए अगला है, कौन पहली भारतीय महिला बनी है जो शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंची है? फाइनल नहीं, ये जीत चुकी हैं, ठीक। आपको ये याद रखना है कि शतरंज विश्व कप की विजेता है ये, ठीक, विजेता। फाइनल हटा दीजिए, ठीक है। अब ये विजेता बन चुकी हैं और कौन है ये? तो ये हैं दिव्या देशमुख, ठीक। इनका नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, दिव्या देशमुख। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक। दिव्या देशमुख ऐसी पहली भारतीय महिला बनी है जो फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के की विजेता बनी है ना। और महज 19 वर्षीय है ये, ठीक। महज 19 वर्ष की उपलब्धि, 19 वर्ष में इन्हें ये उपलब्धि मिली है इनके जीवन की, ठीक। चलिए अगला है, किस संगठन ने चौथे बीमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की वर्चुअल मेज़बानी की और किसने की है? तो ये की है NDMA के द्वारा, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, है ना। ये मीटिंग की गई है, ठीक। बीमस्टेक की बात हो रही है यहाँ पे ना, चौथे बीमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की वर्चुअल मेज़बानी की है ना, ठीक। चलिए अगला है कि हाल ही में किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है? अभी तक हमें पता है कि देखिए अफ़गानिस्तान में जो सरकार है वो तालिबानी सरकार है ना, अफ़गानिस्तान की बात हो रही है। लेकिन अभी किसी भी देश ने उनको आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। लेकिन पहला देश जो उसे इनकी सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी है वो देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है रूस, ठीक। रशिया ने ये फैसला लिया है और कुछ दिनों पहले ही कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में ही एक बैठक हुई थी, वहाँ के अधिकारी और रशिया के जो राजदूत हैं उनने मिलकर ये फैसला लिया कि भैया हम आधिकारिक मान्यता देते हैं आपको, है ना। तो रशिया आपको याद रखना है, ठीक। अगला है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है और कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दीपिका पादुकोण, ठीक। पहली भारतीय महिला बन गई है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, पहली और भारतीय महिला। इस तरह के प्रश्न विशेषकर आप याद रखा कीजिए, है ना, जहाँ पे कभी पहला आता है, महिला आता है, ठीक, ये चीज़ें। तो अगला है, किस भारतीय शहर ने देश का पहला QR आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है और किस शहर ने किया है? तो ये किया है इंदौर ने। इंदौर ने एक और बहुत बड़ी पहल की है, सफाई में तो अव्वल है ही है। एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि अब से हर घर के बाहर, इंदौर के घर के बाहर एक QR कोड लगेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति जाके उस QR कोड को स्कैन करता है तो उस पूरे घर की पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा, मकान नंबर, कौन मालिक है वहाँ का, पूरी जानकारी उसे एक QR कोड के स्कैन करने पर मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो इंदौर है वो देश का ऐसा पहला QR आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम लॉन्च करने वाला शहर बन गया है, ठीक। चलिए इसी के साथ ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा और आज के इस लेक्चर में हमने जुलाई महीने के पूरे 80 प्रश्न जो हैं वो कवर कर लिए हैं और इसी के साथ जुलाई का पूरा जो करंट अफेयर है वो हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है ना। तो क्या है अंतिम प्रश्न कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने हाल ही में किस शहर में क्वाड, ठीक है, क्वाड की बात हो रही है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और
किस शहर में लिया, तो ये लिया गया वॉशिंगटन डीसी में, है ना। तो देखिए क्वाड की बात हुई है, तो क्वाड क्या होता है, ये 4 देशों का समूह है क्वाड, है ना। कौन से 4 देश हैं, हम इन 4 देशों को, ये देखिए ये यहाँ पे फ्लैग भी देख सकते हैं आप, फिर भी नाम के लिए हम इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से बनाइएगा ताकि आपको आसानी हो, वरना बॉक्स के चक्कर में आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे यूएसए है, ठीक। ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं, ठीक, क्वाड का हिस्सा है। और इन चारों देशों के द्वारा क्वाड मिलकर बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है, जब भी कोई 4 देश मिलकर, कोई भी देश मिलकर कोई समूह बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका उद्देश्य है शांति फैलाना, आर्थिक रूप से समृद्ध होना, एक दूसरे में आपसी राजनीतिक सामंजस्य स्थापित करना, है ना। और इसी उद्देश्य से क्वाड का भी गठन किया गया है, ठीक। तो आप मुझे बताइए क्वाड की स्थापना कब की गई थी, है ना, ये चीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक। बाकी इसका जो बैठक है वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भाग लिया था, ठीक। इसी के साथ आज का हमारे जो पूरा लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में आए और आपको अच्छे से बने भी, है ना। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर किसी और इम्पोर्टेंट लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।